गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का ये वीडियो चालू है। लास्ट बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो था उसके अंदर हमने आपको इंडिकेट कर दिया था, वो इंडिकेट किया गया था आपको, हमने कुछ इंडिकेट किया था और उस इंडिकेशन में हमने डाला था जो टॉपिक था हमारा क्ले थ्रेड कंपाउंड। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्लोरोकार्बन्स। फ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? देखिए, फ्लोरोकार्बन्स भी औद्योगिक महत्व में काम आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक इंपॉर्टेंस कंपाउंड है। और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि औद्योगिक महत्व के हैं, इसका निर्माण किससे होता है ये हम जनरल वे में जानते हैं। फ्लोरोकार्बन्स होते क्या हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो फ्लोरीन और कार्बन के संयोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें फ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। क्लियर? रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वे यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन्स या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो फ्लोरीन और कार्बन के संयोजन से मिलकर के बने होते हैं फ्लोरोकार्बन्स कहलाते हैं। फ्लोरोकार्बन्स बहुत सारे हैं, जनरल वे में इंडस्ट्रियल इनका यूजेज ज़्यादा किया जाता है। और ये जो फ्लोरोकार्बन्स होते हैं इनको सामान्य रूप से CFC के नाम से भी जाना जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के नाम से भी। और जो ये CFC जो कि वास्तविक रूप से फ्लोरोकार्बन्स ही हैं, इनका यूज प्रशीतक रूप में किया जाता है, रेफ्रिजरेशन के कार्यों में किया जाता है। अब रेफ्रिजरेशन के जो भी कार्य होते हैं उनमें इसका यूजेज होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम इस फ्लोरोकार्बन्स के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूं। कार्बन व फ्लोरीन के संयोजन से बने, कार्बन व फ्लोरीन के संयोजन से बने हाइड्रोकार्बन क्लियर? कार्बन व फ्लोरीन के जनरल वे में मैं आपको डायरेक्टली डेफिनेशन इसकी इंडिकेट कर देता हूं। कार्बन व फ्लूओरीन के संयोजन से बने हाइड्रोकार्बन ही क्या कहलाते हैं? फ्लोरोकार्बन्स कहलाते हैं। अब फ्लोरोकार्बन्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको व्यूज देने हैं वो क्या है? एक तो इसका फॉर्मेशन मेथड यूज करना है कि इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और इनका यूजेज क्या क्या है। और जनरल वे में जो CFC बनते हैं वो CFC जो फार्मूला दिया गया था कि भाई फ्रियोन कौन सा है, फ्रियोन 11 है, फ्रियोन 12 है, फ्रियोन 22 है, कौन सा फ्रियोन है, क्योंकि प्रशीतक रूप में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स काम में लिए जाते हैं उन्हें फ्रियोन्स भी कहा जाता है। तो उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा। लेकिन फिलहाल कार्बन व फ्लोरीन के संयोजन से बने जो भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे वे क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे फ्लोरोकार्बन्स। अब फ्लोरोकार्बन्स के इस डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मैं चलता हूं संश्लेषण की विधियां, सिंथेसिस मेथड। इसका संश्लेषण किससे होगा? इसमें फर्स्ट मेथड मैं काम में लेता हूं सिंथेसिस मेथड में। देखो, इसमें कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे, हाइड्रोकार्बनों के सीधे फ्लोरीनीकरण से भी इसका निर्माण किया जाता है। यानी फर्स्ट जो मेथड होगा वो फ्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बनों के प्रत्यक्ष फ्लोरीनीकरण से हाइड्रोकार्बनों के प्रत्यक्ष फ्लोरीनीकरण से किस प्रकार से होगा? देखो, हाइड्रोकार्बन का जब हाइड्रोकार्बन की डायरेक्टली हम किससे क्रिया करवाएंगे? अगर उनकी डायरेक्टली फ्लोरीन से क्रिया करवा देंगे तो फ्लोरीन से क्रिया करवाने पर बहुत सारे फ्लोरोकार्बन्स तो बनते ही हैं, परंतु उनके अलावा बहुत से फ्लोरोकार्बन्स के अलावा अन्य यौगिकों के व्युत्पन्न भी यहाँ प्राप्त किए जाते हैं। और जो ये व्युत्पन्न प्राप्त किए जाएंगे वो सामान्य रूप से चूंकि फ्लोरीन के ही व्युत्पन्न कहलाते हैं, तो बहुत से फ्लोरीन यौगिकों के व्युत्पन्न भी यहाँ प्राप्त होते हैं, साथ में फ्लोरोकार्बन्स भी प्राप्त होते हैं। ये क्रिया तब होती है जब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन की प्रत्यक्ष रूप से सीधे ही फ्लोरीन से क्रिया करवा दी जाती है। अब इस क्रिया के अंदर हम काम में क्या लेंगे? चूंकि ये जो क्रिया संपन्न करवाई जाती है ये एक्चुअली में क्रिया कितनी टेम्परेचर पर होगी, क्या बेस्ड होगी, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? कांच की नली का काम मिलेंगे या धात्विक नली का काम मिलेंगे। एक धात्विक नली का जिसमें कॉपर गोज लगाई हुई होती है और टेम्परेचर लगभग कितना रखा जाता है इस अभिक्रिया का? तो इस अभिक्रिया का जो टेम्परेचर मेंशन किया गया है वो टेम्परेचर लगभग 423 केल्विन से 623 केल्विन के बीच का टेम्परेचर यहाँ इस अभिक्रिया में रखा जाता है। तो देखते हैं टेम्परेचर कितना होगा। 423 केल्विन से लेकर 623 केल्विन टेम्परेचर
और क्रिया करवा दी हमने, जैसे मैथेन हाइड्रोकार्बन है, मैथेन की क्रिया फ्लोरीन से करवाई तो प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है। तो मैथेन का जब डायरेक्टली फ्लोरिनेशन करवाते हैं तो मैथेन के डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पर कंपाउंड क्या क्या बनता है, तो देख सकते हैं। एक कंपाउंड तो यहाँ बनेगा कौन सा, रिप्लेस कौन करेगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी और कंपाउंड बनाएगी CH3F। फिर फ्लोरीन की क्रिया करवाएंगे एक्सेस अमाउंट में, तो क्या करेगा, फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, क्या बनाएगा CH2F2। क्या बनाएगा, फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगी फ्लोरीन, क्या बनाएगा CHF3। क्या बनाएगा, फिर हाइड्रोजन रिप्लेस किया, क्या बनाएगा CF4। और क्या बनाएगा, मान लीजिए एक्सेस अमाउंट में क्रिया करते जाएंगे, इसके अलावा इनके एल्किनिक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मैथेन CH4 बनता है, लेकिन इसके अलावा इनके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी तो बनते हैं। तो यहाँ तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब प्रत्यक्ष फ्लोरीनीकरण होता है 423 केल्विन से 623 केल्विन के बीच, तो कंपाउंड बनता है फ्लोरोमेथेन, डाइफ्लोरोमेथेन, ट्राइफ्लोरोमेथेन, टेट्राफ्लोरोमेथेन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ साथ में और क्या बनता है, जो CH4 था, इसके अलावा हम जानते हैं एल्किनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो C2H4, एंड देन कोई एल्काइन कंपाउंड्स की बात करेंगे या इसी में एल्किन्स की बात करें तो C3H6। एक CH2 का डिफरेंस पाया जाएगा, यानी एथीन एंड देन प्रोपीन। तो यहाँ भी वही बनेंगे, क्या बन सकते हैं, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ जाएगी तो C2F4 देन C3F6। तो क्या बन गए, ये जो कंपाउंड बनेंगे ये कहलाएंगे आपके टेट्राफ्लोरोएथीन। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट कंपाउंड क्या कहलाएगा, हेक्साफ्लोरोप्रोपीन। लेकिन इसमें यहाँ नोमेनक्लेचर दिया जाएगा, जो प्रोपीन्स होगी वो किस टाइप की हो सकती है, C3F6। तो कंपाउंड हो सकता है CF3 एंड देन CF डबल बॉन्ड CF2, ये भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ भी 6 फ्लोरीन है, तो हम ये कह सकते हैं चूंकि कार्बन परमाणु 1 एंड देन 2 एंड देन 3, तो नोमेनक्लेचर में हम कह सकते हैं 112 112 333 हेक्साफ्लोरोप्रोपीन। ठीक है, या हेक्साफ्लोरो डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि हेक्साफ्लोरोप्रोपीन्स का फॉर्मेशंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला मेथड था हाइड्रोकार्बनों के प्रत्यक्ष फ्लोरीनीकरण से। एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन्स का टेम्परेचर बेस्ड क्रिया होती है 423 केल्विन से 623 केल्विन टेम्परेचर पर, जब उसका डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करवाया जाता है तो फ्लोरोकार्बन्स के अलावा इनके व्युत्पन्न प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ प्राप्त होता है CH3F, CH2F2, CHF3 एंड CF4, इसके अलावा C2F4 और साथ में C3F6 की भी कुछ मात्रा बनती है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट किसकी बनेगी, CH3F की। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड अभिक्रिया के अंदर हम देखते हैं, सेकंड जो अभिक्रिया होगी कि इसके अंदर फिर इसका फॉर्मेशन किससे किया जाएगा, तो इसके फॉर्मेशंस के अंदर हम काम में लेंगे हैलोजन विनिमय अभिक्रिया के द्वारा भी इसका निर्माण किया जा सकता है। सेकंड मेथड हमने लिया हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन विनिमय विधि, ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्या है, देखो हैलोजन एक्सचेंज जो मेथड होगा इसमें हैलोजन वाहक की उपस्थिति, कोई भी हैलोजन वाहक हो सकता है, उसकी उपस्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया करवाएंगे। अब क्रिया किससे करवाई हमने, हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवा दी। ठीक है, तो हैलोजन वाहक की उपस्थिति में जब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन फ्लोराइड की क्रिया किससे करवा दें, किसी भी कंपाउंड से करवा दें जो कि फ्लोरिनेटेड हो या क्लोरिनेटेड हो, तो वहाँ निश्चित रूप से इसका फ्लोरिनेशन भी हो सकता है, हैलोजन विनिमय किया जा सकता है। एग्जाम्पल इसके लिए हम कह सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल काम में लें, तो मैं आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड में हम काम में लेंगे क्लोरोफॉर्म, कि जब क्लोरोफॉर्म को हाइड्रोजन फ्लोराइड के मिश्रण के साथ अभिकृत करवाया जाए किसी हैलोजन वाहक के रूप में SbF3 या SbF5 का यूज कर लेते हैं, हमने SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड हैलोजन वाहक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन फ्लोराइड को क्लोरोफॉर्म के साथ में अभिकृत करवाया जाता है तो इसका फ्लोरिनेशन हो जाता है। फ्लोरिनेशन कैसे होगा, यहाँ से किसको रिप्लेस किया जाएगा, यहाँ से HCl रिमूव किया जा सकता है और यहाँ के फ्लोरीन यहाँ आ सकते हैं। तो मैं कितने मोल लिए, मैंने इसके 2 मोल लिए। कंपाउंड क्या बन सकता है, CH, यहाँ से कितने मोल गए, 2 क्लोरीन चला गया, HCl के रूप में निकल गया, तो ClF2 ये कंपाउंड बनेगा, साथ में क्या बनेगा 2HCl। अब ये जो CHClF2 है ये क्या है, डाइफ्लोरो, तो यहाँ हम नाम क्या देंगे, क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। ये कंपाउंड निर्मित हो जाता है, ये फ्लोरोकार्बन से, क्लोरो डाइफ्लुओरो
मैथेन। और ये जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है क्लोरो डाइफ्लुओरोमेथेन, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी एक फ्लोरोकार्बन्स है और इसको भी फ्रेयॉन्स कहा जाता है। फ्रेयॉन्स कौन सा है? तो ये मैं जनरल वे में कह सकता हूं कि ये फ्रेयॉन कौन सा होगा? फ्रेयॉन 12। ये फ्रेयॉन 12 है, ध्यान रखिएगा। क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन को फ्रेयॉन 12 के नाम से भी जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहीं पे, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ। कार्बन व फ्लोरीन के संयोजन से बने हाइड्रोकार्बन फ्लोरोकार्बन्स कहलाते हैं। इनके सिंथेसिस मेथड है, पहला है हाइड्रोकार्बन के प्रत्यक्ष फ्लोरीनीकरण से, जिसमें किसी भी हाइड्रोकार्बन की फ्लोरीन से जब क्रिया करवाई जाती है तो फ्लोरोकार्बन्स के अलावा उनके व्युत्पन्न भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। द सेकेंड मेथड है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में जब किसी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाई जाती है तो डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा? यहाँ बनेगा क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, यानी फ्रेयॉन 12 का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट मेथड हम चलते हैं। थर्ड मेथड है कि क्लोरीनेटेड या क्लोरीनीकृत एल्किनों से भी इसका निर्माण किया जाता है। जो क्लोरीनेटेड एल्कीन होगी उससे भी इसका फॉर्मेशन किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स कि क्लोरीनीकृत जो एल्कीनें होती हैं, सामान्यतः क्लोरीनीकृत एल्केनों की हम क्रिया करवाते हैं लगभग 300 केल्विन ताप पर। जब इसकी लेड टेट्राफ्लोराइड से क्रिया करवाई जाती है तो लेड टेट्राफ्लोराइड चूँकि एक ऑक्सीडेटिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है, उसका वो दूसरों को ऑक्सीकृत करेगा, परंतु स्वयं क्या हो जाएगा? वो अपचयित हो जाएगा। चूँकि फ्लोरीन की तुलना में आने वाला जो कोई भी कंपाउंड होगा, या फ्लोरीन मान लीजिए आ रही है, तो फ्लोरीन अगर आता है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व अगर किसी में समावेशित हो जाता है किसी पदार्थ में, तो हम कहते हैं जनरल वे में अभिक्रिया ऑक्सीकरण होती है। और अगर अधिक विद्युत ऋणी तत्व वहाँ से रिमूव हो जाता है तो हम कह देते हैं अभिक्रिया अपचयन की होती है। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल काम में लिया है CCl2 डबल बॉन्ड CCl2 यानी टेट्राक्लोरोएथीन। और ये जो टेट्राक्लोरोएथीन है ये TC टेट्राक्लोरो जो एथीन है, इसकी क्रिया करवाई हमने PbF4। ये भी एक फ्लोरीन हेलोजन वाहक है। जब इस फ्लोरीन हेलोजन वाहक के साथ अभिक्रिया 290 से 300 केल्विन, आपको राउंड फिगर में याद रखना है, एक्चुअल अभिक्रिया 290 पर होती है, लेकिन 300 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम टेट्राक्लोरोएथीन की क्रिया PbF4 लेड टेट्राफ्लोराइड से करवाते हैं तो लेड टेट्राफ्लोराइड का किस में परिवर्तन, चूंकि ये इसको ऑक्सीकृत करेगा तो इसका स्वयं का अपचयन होगा। यहाँ लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +2 में, वो कन्वर्ट हो जाएगा PbF2 में, लेड डाइफ्लोराइड में, ठीक है। तो इसका तो हो गया अपचयन। परंतु जब ये दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा तो ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पर द्विबंध ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड टूटेगा। सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक पाई बॉन्ड के विखंडन से 2 नए सिग्मा बंध बनेंगे तो 2 फ्लोरीन एटम कहाँ आ जाएंगे? द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर आ जाएंगे। तो ये बनाएगा CCl2F सिंगल बॉन्ड CCl2F। अब ये कहलाएगा टेट्राक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरो डाइफ्लोरोएथेन। टेट्राक्लोरो डाइफ्लोरो, रिपीट कर रहा हूँ, टेट्राक्लोरो एथीन लिया था, टेट्राक्लोरोएथीन का जब PbF4 से हेलोजन PbF4 फ्लोरीन हेलोजन वाहक के साथ अभिकृत करवाया जाता है 300 केल्विन टेम्परेचर पर, तो कंपाउंड बनता है टेट्राक्लोरो डाइफ्लोरोएथेन। ओके स्टूडेंट्स, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एथीन आ रहा है और इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले फ्लोरोकार्बन्स में कन्वर्जन हो रहा है। तो ये आपके एक फ्लोरोकार्बन्स है। ओके, नेक्स्ट ये थी अभिक्रिया क्लोरीनीकृत एल्किनों से भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड है इलेक्ट्रोकेमिकल क्लोरीनेशन।
इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लोरीनेशन, विद्युत रासायनिक फ्लोरीनीकरण की क्रिया से। अब ये विद्युत रासायनिक फ्लोरीनीकरण की क्रिया क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लोरीनेशन क्या होता है? तो देखो, विद्युत रासायनिक जो फ्लोरीनीकरण की क्रिया होती है, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है इसके बारे में मैं बता देता हूं। कोई भी कंपाउंड लिया, जैसे मैंने लिया डाईएथिल ईथर C2H5O C2H5, और इसकी क्रिया मैंने करवा दी हाइड्रोजन फ्लोराइड से। इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लोरीनेशन है ये, ठीक है। इसी है, जब हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव की, या हम कह सकते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की क्रिया, जब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में कार्बनिक यौगिक को मिश्रित किया जाता है, कार्बनिक यौगिक के लिए मैंने डाईएथिल ईथर, जब कार्बनिक यौगिक को मिश्रित करवा करके वैद्युत रासायनिक फ्लोरीनीकरण की क्रिया करवाई जाती है, उसका वैद्युत रासायनिक अपघटन करवाया जाता है, विश्लेषण करवाया जाता है, तो यह प्रक्रिया निकिल इलेक्ट्रोडों के मध्य में संपन्न होती है। और इनके अपघटन पर क्या होगा, एनोड पर किसकी प्राप्ति होगी? ये आप जानते हैं कि विद्युत रासायनिक विश्लेषण में जो कंपाउंड्स प्राप्त होंगे वो जनरल वे में कहाँ हो सकते हैं? एक तो एनोड पर हो सकता है और दूसरा कैथोड पर हो सकता है। दोनों प्रकार के कंपाउंड्स प्राप्त हो सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिक को हम द्रव HF में घोलेंगे और घोल करके उसका विद्युत रासायनिक विश्लेषण करवाते हैं। इलेक्ट्रोडों के मध्य जब विद्युत रासायनिक विश्लेषण करवाएंगे तो उस प्रक्रिया में ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और एनोड पर फ्लोरीनीकरण की क्रिया होगी। अब यहाँ एनोड पर फ्लोरीनीकरण की क्रिया होगी तो कंपाउंड क्या बनेगा वो देख लेते हैं। डाईएथिल ईथर की, रिपीट कर रहा हूँ, द्रव HF में जब किसी कार्बनिक यौगिक हमने क्या लिया, डाईएथिल ईथर, तो द्रव HF में जब कार्बनिक यौगिक को घोला गया, कार्बनिक यौगिक को घोलकर निकिल इलेक्ट्रोडों के मध्य जब विद्युत रासायनिक विश्लेषण करवाया गया, इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लोरीनेशन करवाया गया, विद्युत रासायनिक फ्लोरीनीकरण की क्रिया करवाई गई, तो एनोड पर फ्लोरीनीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, जो हाइड्रोजन होंगे उन हाइड्रोजन का फ्लोरीन के द्वारा पूर्णतः प्रतिस्थापन होगा और कंपाउंड क्या बनेगा, C2F5 एंड देन OC2F5। यहाँ हमने कहा था डाईएथिल ईथर, ठीक है, या हम कह सकते हैं एथॉक्सी एथेन, और यहाँ क्या प्राप्त हो गया, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीनेशन हो गया। तो अब यहाँ क्या कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पे, फ्लोरीन कितने हो गए, 5 या 5 डेका फ्लोरो। अब कंपाउंड यहीं पे दिया जाएगा क्योंकि वहाँ व्युत्पन्न है इसका, तो ये फ्लोरीनेटेड कंपाउंड होगा, डेका फ्लोरो डाईएथिल ईथर भी कह सकते हैं या फ्लोरीनेटेड ईथर के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, ठीक है। ये तो था इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। अगर मान लीजिए कंपाउंड नहीं ले रहे हैं, हम काम में ले रहे हैं कौन सा, CH3COH। अगर कार्बनिक यौगिक के रूप में आपने एसिटिक अम्ल काम में लिया और वही द्रव HF के साथ उसकी क्रिया करवाई गई, तो वहाँ भी इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लोरीनेशन होगा। और यहाँ पर क्या होंगे, समस्त हाइड्रोजन्स का किसके द्वारा, फ्लोरीन के द्वारा, क्योंकि यहाँ दो प्रकार के आयन प्राप्त होंगे इलेक्ट्रोडों के मध्य। हम देखते हैं एक तो प्राप्त होगा कौन सा, एसीटेट आयन, और दूसरा होगा H+ आयन। अब एसीटेट जो आयन होंगे, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज आयन कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर, तो ये जाएंगे एनोड पर, ये जाएंगे कैथोड पर। अब एनोड पर जो जाएगा फ्लोरीनेशन उसी का हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्लोरीनेशन के रूप में क्या बनेगा, तो यानी यहाँ जो हाइड्रोजन के ये तो वहाँ चले गए थे, अब यहाँ इनका फ्लोरीनेशन होगा, तो कंपाउंड जब फ्लोरीनेशन होगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बना लेगा आपके, यहाँ ऑक्सीजन मुक्त हो सकती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ ऑक्सीजन भी विमुक्त हो सकती है, क्योंकि अभिक्रिया इस टाइप में चलेगी। इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, रिमूव करवाया गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, बंद के इलेक्ट्रॉन्स भाग लेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, तो इस प्रकार की क्रियाएं हो जाएंगी। और मैथिल के साथ तो यहाँ कंपाउंड भी बन सकते हैं। तो जनरल वे में यहाँ यह कहा गया कि नहीं, डायरेक्टली अगर इसका फ्लोरीनेशन करवा दे तो भी यहाँ क्या बन जाएगा, CF3, यहाँ कंपाउंड बन सकता है CF3COF, एक कंपाउंड ये बनेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब है, ये तो थी इनके मेथड्स। एक तो हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लोरीनेशन, एक हमने अभी पढ़ा था क्लोरीनिक एल्किनों से हमने पढ़ लिया, एक हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था वो हाइड्रोकार्बनों के प्रत्यक्ष फ्लोरीनीकरण से हम पढ़ चुके हैं, और एक हमने इससे 3 मेथड हो गए। एक मेथड और था, शायद आपको ध्यान हो तो, जो मेथड लिया गया था उसके अंदर हमने कहा था हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ये 4 मेथड के द्वारा हम फ्लोरोकार्बन्स का फॉर्मेशन करते हैं, इनका सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, इनके गुणधर्म कौन कौन से हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ डिटेल्स में। देखिएगा,
इनके जो गुणधर्म होंगे, प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज बहुत कम देखने को, वैसे तो याद करना है, कुछ इंपॉर्टेंट्स है। एक तो इनके सरफेस टेंशन के मान अगर हम बात करें, तो देखो जितने भी अन्य कार्बनिक यौगिक होते हैं या जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में इनके सरफेस टेंशन मान या पृष्ठ तनाव के मान क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन इनकी विस्कोसिटी के मान अगर हम देखें, इनको विस्कोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर विद ये कंपेयर किससे किया जाएगा, कंपेयर विद हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से अगर इनकी तुलना की जाए फ्लोरोकार्बन्स की, तो फ्लोरोकार्बन्स के लिए कहेंगे कि फ्लोरोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में इनके पृष्ठ तनाव के मान कम होते हैं और विस्कोसिटी के मान अधिक होते हैं। इसलिए इनका क्या किया जाता है, इनका इंडस्ट्रियल यूज होता है, औद्योग में या इंडस्ट्रीज में इनको यूज किया जाता है। इनके इंडस्ट्रियल यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्री में इनको उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, कब लाया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की तुलना में इनके सरफेस टेंशन मान कम होंगे, विस्कोसिटी मान ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको औद्योगिक कार्यों में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल वर्क में इन्हें यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल वर्क में इनको यूज कर लेंगे, पहली प्रॉपर्टीज हो गई। सेकंड प्रॉपर्टीज हम कहेंगे और क्या हो सकता है, देखो ये अम्ल और क्षारों से कोई क्रिया नहीं करते, इसका मतलब अम्ल और क्षारों के प्रति अप्रभावित रहेंगे। तो हम कह सकते हैं ना तो ये एसिड एंड बेस, नो रिएक्शन या अनअफेक्टेड विद एसिड एंड बेसेस, अनअफेक्टेड विद एसिड एंड बेस। अम्ल व क्षारों से ये प्रभावित नहीं होते, ये अप्रभावित होते हैं, अनअफेक्टेड, ये इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो अनअफेक्टेड विद एसिड एंड बेस, क्षार व अम्लों से ये अप्रभावित रहते हैं। इसके अलावा इनकी ये सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गई, यानी अम्ल व क्षारों से इनकी कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती। और थर्ड प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टीज में भी हम ये बता सकते हैं कि इन यौगिकों का जल अपघटन नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोलिसिस नहीं होता इनका जल अपघटन नहीं होता है। अम्ल क्षारों से कोई क्रिया नहीं करते हैं। एसिड एंड बेस, इनके साथ कोई क्रिया नहीं, नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं देते हैं। इंडस्ट्रियल यूज होता है इनका, शॉर्ट में दे रहा हूँ, इनके इंडस्ट्रियल वर्क में ये यूज किए जाते हैं। तो यूज इन इंडस्ट्रियल वर्क, और फोर्थ हम बता सकते हैं कि इनको इंडस्ट्रियल वर्क में यूज किया जाता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो हम ये ध्यान रखिएगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट, चूँकि अभी कहीं मैंने दिया है कि एसिड बेस से कोई क्रिया नहीं करते, इनका जल अपघटन भी नहीं होता, इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान निम्न होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होने के कारण, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होने के कारण, इनका क्वथनांक मान कम होने के कारण इनका घर्षण गुणांक जो होगा, इनमें घर्षण गुणांक के मान पाए जाएंगे, अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अधिक होगा कम होगा, देखिएगा इनका जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट मान कम होने का इनके घर्षण गुणांक के मान भी कम हो जाएंगे। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि जो फ्लोरोकार्बन्स होते हैं, फ्लोरोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक मान कम होने के साथ साथ इनके घर्षण गुणांक मान भी कम हो जाते हैं। ओके, तो कुछ 4 प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है। घर्षण गुणांक मान कम होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क में यूज किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं मैं आपको रीजन बता चुका हूँ, क्यों इसलिए किए जाते हो, इनका इन फ्लोरोकार्बन्स यौगिकों का जल अपघटन भी नहीं होता है, अम्ल व क्षारों से किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में, अभी बताया मैंने कि हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में इनके सरफेस टेंशन मान, इनके पृष्ठ तनाव मान कम और विस्कोसिटी मान अधिक होते हैं, इसलिए इनका इंडस्ट्रियल वर्क में भी इनको यूज किया जाता है। अब देखिएगा क्या हो रहा है डोरी में। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। अब आते हैं इनके यूजेज क्या क्या होंगे। देखो यूजेज में हम कुछ यूजेज देख लेते हैं। उपयोग, इनके उपयोग क्या क्या हैं। उपयोग में पहला उपयोग हम देखते हैं। देखो हमने क्या हो रहा आज,
प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो रही है वायर से। हाँ, यूजेज में हम देख लेते हैं। देखो यूजेज में बहुत सारी यूजेज हैं। हमने अभी फॉर्मेशन करना है तो फॉर्मेशन हमने किया कि भाई टेट्राफ्लोरोएथिन मोनोमर्स का भी ये निर्माण कर सकते हैं, उसके वल्कनीकरण की भी प्रक्रिया हो सकती। तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोएथिन का फॉर्मेशन करना है। तो इस क्रिया में कौन सा कंपाउंड काम में लिया जाएगा? तो आपको अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एक कंपाउंड आया था CHClF2, थोड़ी देर पहले बनाया था मैंने कि CHClF2 क्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन। जब क्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन जो होता है, इसकी क्रिया किससे करवा दी जाए? इसकी क्रिया हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवा दी। तो इसके कितने मोल लिए हमने? 2 मोल लिए स्वतः ही। अगर हमने इसके स्वतः ही 2 मोल ले लिए CHClF2 के, हम तो यहीं से देख लेते हैं। तो क्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन हमने कंपाउंड काम में लिया। यूजेज बता रहा हूँ। क्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन जो कंपाउंड हमने काम में लिया है, जब उसको गर्म कर दिया जाए तो उसके गर्म करने पर क्या कंडीशंस होगी? देखो, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? चूंकि इसके 2 अणु हैं और हम जानते हैं, हमने बहुलकीकरण की प्रक्रिया पढ़ी थी कि मोनोमर में, और मोनोमर किस में बन जाता है? पॉलीमर्स में, है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसके मान लीजिए 2 मोल मिले, चूंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड फ्लोरोकार्बन है क्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन। क्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन के 2 मोल होंगे और लगभग 900 केल्विन से लेकर के 1000 केल्विन टेम्परेचर मेंशन कर दिया मैंने। इतने टेम्परेचर पर जब इसको गर्म किया जाएगा तो इसके 2 अणु परस्पर क्या होंगे? कंबाइन होंगे। कंबाइन होकर के किसका निर्माण कर देंगे? CF2 डबल बॉन्ड CF2 का निर्माण कर देंगे। क्या निकल जाएगा यहाँ से? साथ में यहाँ से निकल गया 2HCl, रिमूव हो जाएगा। अब जो ये CF2 डबल बॉन्ड CF2 बना, जो कि जनरल वे में आप जानते हैं कि क्या है ये कंपाउंड, जो CF2 डबल बॉन्ड CF2 है, ये आपको टेट्राफ्लोरोएथिन। तो टेट्राफ्लोरोएथिन TFE शॉर्ट में लिख दिया मैंने। टेट्राफ्लोरोएथिन मोनोमर यूनिट का निर्माण हो जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, ये फ्रेओन कौन सा है? ये आपको मैं बता चुका था। ये फ्रेओन है आपके 12। जब इस फ्रेओन 12 या क्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन को उच्च ताप 900 से 1000 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो इसके द्वारा एक मोनोमर यूनिट, एक एकलक अणु टेट्राफ्लोरोएथिन का निर्माण किया जाता है। ये टेट्राफ्लोरोएथिन किसकी उपस्थिति में? ये वाला टेट्राफ्लोरोएथिन किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस कर सकते हैं हम। तो किसी पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में ये टेट्राफ्लोरोएथिन पेरोक्साइड्स की उपस्थिति, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, कोई डायल्किल पेरोक्साइड हो सकता है। तो ये टेट्राफ्लोरोएथिन पेरोक्साइड्स की उपस्थिति के अंदर पॉलीमराइज्ड होता है। पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बना लेता है CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। ओके स्टूडेंट्स, ये बदल जाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिन में PTFE, और ये PTFE क्या कहलाता है? टेफ्लॉन कहलाता है। क्लियर? रिपीट कर रहा हूँ, क्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन को उच्च ताप पर 900 से 1000 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो इसके द्वारा एक मोनोमर निर्मित किया जाता है टेट्राफ्लोरोएथिन। टेट्राफ्लोरोएथिन पेरोक्साइड्स की उपस्थिति में पॉलीमराइज्ड होकर के PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिन का निर्माण करता है, जिसे टेफ्लॉन कहते हैं। और इस टेफ्लॉन का यूज क्या है? ये जो टेफ्लॉन है, इस टेफ्लॉन का यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टिक कुकिंग वेयर में इसका यूज किया जाता है। ये इसका यूज है। जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं, भोजन बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, उनमें न चिपकने वाले सतह के लेपन हेतु इस टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लैक कलर की जो सरफेस आती है वो टेफ्लॉन की होती है। तो नॉन स्टिक कुकिंग वेयर्स के अंदर इस टेफ्लॉन की सतह को प्रयुक्त किया जाता है। और ये टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिन एक पॉलीमर है। कौन सा पॉलीमर है वो आप जानते हैं, एडिशन के द्वारा बना है। इसे एडिशन पॉलीमराइजेशन के रूप में जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके एक इसका यूजेज। इसके अलावा जो मैथेन व एथेन के फ्लोरोकार्बन्स हैं, उनका यूज किया जाता है किसमें? प्रशीतक के रूप में उनका यूज किया जाता है। देखिएगा, सेकंड डाल देता हूँ, मैथेन व एथेन के फ्लोरोकार्बन्स।
एथेन व एथेन के जो फ्लोरोकार्बन्स होंगे, फ्लोरोकार्बन्स ऑफ मेथेन एंड एथेन, इनका यूज होता है प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेशन, प्रशीतक के कार्य के रूप में इनका यूज किया जाता है। प्रशीतक रेफ्रिजरेशन के कार्यों में इनको यूज किया जाएगा। अब इनके यूजेज में हम देख लेते हैं प्रशीतक के रूप में जो यूज किया जाएगा तो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड अभी आपको बताता हूँ। और प्रशीतक के रूप में तो जब इनका प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है तो ये सामान्यतः क्या कहलाते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहलाते हैं, और ये कहलाते हैं आपके क्या, फ्रेयोन्स। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनको कहा जाता है फ्रेयोन। और फ्रेयोन का नोमेनक्लेचर हम जानते हैं कि कोई भी फ्रेयोन होता है तो फ्रेयोन XYZ के रूप में हम इनको नोमेनक्लेच कर देते हैं। अब ये XYZ क्या होते हैं, देखो X कार्बन एटम की संख्या, Y होती है, आपने पढ़ रखा है लास्ट ईयर्स या 11th-12th क्लास के अंदर Y होते हैं, या 10th में ही पढ़ रखा है। तो X तो कार्बन की संख्या, Y हाइड्रोजन एटम, और Z आपके होते हैं फ्लोरीन एटम। क्लोरीन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे यहाँ कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे CF4 हो सकता है, CF4, CS3F या CHF3, एक एक सीरियल वाइज लेते जाते हैं। एक हो गया CS2F2, एक हो गया आपके CS3F, ये तो हो गए। और भी कंपाउंड हो सकते हैं इसके अलावा, CHClF2, और हो सकता है CHCl2F, इसके अलावा हो सकता है CS2ClF। ये बहुत सारे कंपाउंड हैं, नाम दे देते हैं। देखिएगा इसमें कोई कार्बन परमाणु है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितनी है, 4। तो इसका जो नाम होगा कौन सा फ्रेयोन है, तो ये आपके होगा फ्रेयोन कार्बन है। तो कार्बन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने कार्बन होते हैं उसमें से एक लेस कर दीजिएगा, हाइड्रोजन में एक ऐड कर दीजिएगा, और फ्लोरीन एटम की रियल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका हो गया फ्लोरीन, ये कहलाएगा आपके फ्रेयोन 14, ठीक है। ये कहलाएगा आपके फ्रेयोन, हाइड्रोजन कितना है, एक ऐड करना है, तो ये हो जाएगा फ्रेयोन 23। ये हो जाएगा आपके फ्रेयोन, कितना हो जाएगा, 32। ये हो जाएगा आपके फ्रेयोन 41। ये आपके हो जाएगा, इनको हेलोथेन्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ हो जाएगा फ्रेयोन, कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके फ्रेयोन 12। ये हो जाएगा आपके फ्रेयोन 11, सॉरी हाइड्रोजन परमाणु है, ऐड करना है इसके अंदर, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। हाइड्रोजन की संख्या में हमें 1 प्लस ऐड करना है, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके 21। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके फ्रेयोन 22, 21, देन हाइड्रोजन की संख्या तो 31। ये बहुत सारे ऐसे फ्रेयोन्स आ सकते हैं। ये भी हो सकता है CCl2F2 भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल CCl3F भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड हो सकते हैं। तो देखते हैं ये कौन कौन से फ्रेयोन हैं। यहाँ देखते हैं CCl2F2 अगर हो गया तो क्या कहेंगे इसे, तो हम इसको जनरल वे में नाम दे देंगे। यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, कार्बन नहीं गए, तो हम ये कह सकते हैं ये फ्रेयोन हो गया 12, और ये हो गया फ्रेयोन कौन सा, फ्रेयोन 11। तो ये दोनों हो गए आपके फ्रेयोन 12 एंड देन फ्रेयोन 11। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका सेकंड यूजेज। थर्ड यूजेज की हम बात कर लेते हैं। ये मैंने फ्रेयोन्स की कैलकुलेशन बता दी, इनको हेलोथेन्स के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थर्ड यूजेज। देखो लुब्रिकेंट्स और ग्रीस के रूप में भी, लुब्रिकेंट और ग्रीस जो होगा, लुब्रिकेंट और ग्रीस के रूप में भी इनका यूज किया जाता है फ्लोरोकार्बन्स का। क्योंकि अभी मैंने बताया था इंडस्ट्रियल यूजेज होंगे, इनके सरफेस टेंशन के मान कम होते हैं, विस्कोसिटी के मान ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्नैक के रूप में और ग्रीस के रूप में भी इनका विभिन्न औद्योगिक कार्यों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जनरल वे में इसमें कौन सा, पॉलीक्लोरोफ्लोरोएथीन, PCFE का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। PCFE, पॉलीक्लोरोफ्लोरोएथीन का यूज़ लुब्रिकेंट्स और ग्रीस के कार्यों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो
तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया फ्लोरोकार्बन्स के बारे में, और फ्लोरोकार्बन्स की डिटेल काफ़ी है, इतनी डिटेल काफ़ी है क्योंकि शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, और फ्लोरोकार्बन की मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल दे दी आपको अभिक्रियाएँ बता दी हैं, फॉर्मेशन मेथड बता दिए, प्रॉपर्टीज़ बता दी, और ये आपके इंडस्ट्रियल यूजेज बता दिए हैं। ये फ्लोरोकार्बन्स जिनको फ्रेयॉन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कॉल्ड एज फ्रेयॉन्स, और ये फ्रेयॉन्स वास्तविक रूप से फ्लोरोकार्बन्स ही हैं। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।